तो आज हम बात करेंगे द्वितीय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास में है, वो है परासरण या फिर परासरण दाब। देखिए परासरण या परासरण दाब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए। जानते हो आप लोग अच्छी तरीके से कि परासरण होता है क्या है। परासरण का मतलब कुछ इस तरीके से बात समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, पानी। अब इसमें हमने क्या किया, पानी में ऊपर हमने एक तरीके से एक और कंटेनर ले लिया, लेकिन यहाँ पर जो इसकी दीवारें हैं वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम अर्धपारगम। और उसमें क्या किया हमने, एक यहाँ पर उसमें हमने क्या किया, एक अलग जो विलियन था उस विलियन को इसके अंदर, तो यहाँ जो ये रखा हुआ है ये एक विलियन है, तो क्या आ गया, ये हो गया आपके पास में अर्धपारगम विलियन, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सूत्र। अब देखो क्या होगा, अब स्थिति क्या होगी। अब स्थिति ये होगी कि ये जो पानी है ये अर्धपारगम विलियन से इधर की हो जाएगा, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली से इधर। अब एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली जो कि केवल और केवल विलायक, इसके विलायक के कणों, यानी कि विलायक के कणों को क्या करता है, ठीक है, केवल विलायक के कण जा सकते हैं, कभी विलय के कण नहीं जा सकते। पहली चीज तो यहाँ पर समझने वाली बात। दूसरी बात है कि अर्धपारगम झिल्ली में या अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा आप देख लो किधर से किधर विलायक के कण जा रहे हैं। भाई विलायक तो यहाँ भी होगा, विलयन के अंदर भी तो विलायक है, और विलायक यहाँ भी होगा, तो विलायक किधर से किधर की ओर जा रहे हैं। तो जहां विलायक ज्यादा होंगे, जहां पर विलायक ज्यादा होंगे से किधर की ओर जाएगा, यानी कि विलायक के कण किधर की ओर जाएगा, विलायक के कण जाएंगे ज्यादा से इधर तक। आगे बात कब तक जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक दोनों, यानी कि दोनों की सामता या लगभग जितनी जरूरत होगी जब तक वो नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा है। तो ये होता है अर्धपारगम झिल्ली का काम, और ये होता है जिस तरीके से करता है। दूसरी बात एक और चीज है कि चलो एक छोटा सा जनरल सा पॉइंट भी रहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है नेचुरल और एक होती है सिंथेटिक। जानते हो अच्छी तरीके से बायोकेमिस्ट्री, क्लियर है। तो दो प्रकार की। अच्छा अब क्या होता है, विलायक के कण इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल जा। प्रश्न दूसरा उठता है कि विलायक के कण ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएंगे, तो जवाब है विलायक के कण ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएंगे। केवल ये कह देना है केवल विलायक के कण यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। विलायक के कण दोनों तरफ जाएंगे, लेकिन ज्यादा की तरफ जाएंगे, ज्यादा की तरफ जाएंगे जिधर विलायक ज्यादा होगा से जिधर विलायक कम होगा की तरफ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि विलायक के कण इधर की तरफ जाएंगे, विलायक के कण इधर की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो विलायक होगा वो ज्यादा जाएगा। यहाँ से कुछ विलायक ही केवल इधर की तरफ जाएंगे। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें, अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, फाइनली बात करें, तो किधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ आया ना भाई, ज्यादा ज्यादा किधर की तरफ जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर नेट की बात करें, नेट अगर बात करें तो नेट किधर की होगा, किस प्रक्रिया की तो परासरण में आपको ध्यान रखना है कि विलायक के कण कैसे होने चाहिए, नेट फॉर्म, यानी कि रिजल्टेंट परिणामी रूप में किधर की तरफ जा रहा है। मतलब फाइनली अगर हम देखें तो क्या डायरेक्शन हो रही है, इधर से इधर की तरफ की डायरेक्शन है। समझ में आ रही है। तो इधर से जो इधर की मेन डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो ये, तो प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। अब समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो इसी को यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं, इसी को यहाँ पर देखते हैं। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अर्धपारगम झिल्ली ले लिए, देखना है आपको ये
क्या है, सिलेक्टिव कंडक्टर है Sp। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में ये अर्धपारगम और अर्धपारगम झिल्ली में देखो याद क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पर पानी क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ पर लो वाटर कंसंट्रेशन। लो वाटर कंसंट्रेशन मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी पीएम। तो अब देखो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट देखो यहाँ पर पानी ज्यादा है तो किधर की स्थानांतरित हो रहा है, उधर की। तो तल देखो नीचे नीचे आ रहा है, तो इधर की उधर। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परासरण। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रही है? तो देखो विलायक के प्रवाह की इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना, विलायक के नेट जरूर ध्यान रखना। नेट समझ रहे हो, परिणामी देखो विलायक के कण दोनों तरफ जाएंगे। एक बात समझना, विलायक के कण इधर से इधर की तरफ भी जा रहे हैं और विलायक के कण जो होंगे वो इधर से इधर की तरफ भी जाएंगे। देखिए इधर से इधर जाने की जो प्रायिकता होगी ज्यादा होगी, इधर से इधर जाने की तो फाइनली जाएगी इधर की ओर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव और सेमी दोनों। ठीक है, क्लियर हो गया? सोच रहे हैं तो देखो किधर से किधर की ओर जा रहा है, ये समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया कि इधर से जहां पर पानी ज्यादा होगा से जहां पानी कम होगा। अच्छा, जहां पानी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? सोच के देखो इधर से। एक और बात कुछ कह सकते हैं, इधर से किधर की ओर, मतलब मैं मान लेता हूं यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, C1 इज ग्रेटर देन C2, इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता कम, तो किधर से किधर की ओर, नेट किधर से होगा, C2 से C1। ये समझ में आ गया, C2 से C1। यानी कि दो बातें समझिएगा, जहां पानी ज्यादा होगा से जहां पानी कम होगा, पहली चीज है इधर की ओर जाएगा। दूसरा, जहां पर सांद्रता कम हो से ज्यादा सांद्रता, तो कम से ज्यादा सांद्रता, समझना ये बड़ा गड़बड़ करते हैं हम लोग। कम से ज्यादा ये किसके लिए है, ये है सांद्रता के लिए, समझ में आ गया। और पानी की बात करेंगे तो क्या होगा, यानी कि विलायक के लिए बात करोगे तो विलायक के लिए क्या होगा, ज्यादा से आगे बात। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखो मान लेते हैं नेट जो रिजल्टेंट विलायक के कण है उधर की हो जाए, ये प्रक्रम पूरा। अब इस प्रक्रम को मैं रोकना चाहता हूं, इस प्रक्रम को मैं रोकना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, एक ऊपर से एक पिस्टन लगाऊंगा और पिस्टन से क्या होगा, एक क्लियर है। हमने क्या कर दिया, ऊपर से एक दाब लगा दिया। अब जैसे ही दाब लगाओगे, जैसे ही दाब लगाओगे किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। और नीचे की ओर आएगा तो इधर से जो विलायक के कण आने की जो स्थिति बना रहे थे वो धीरे धीरे रुकना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे विलायक के कण जो है वो रुकना प्रारंभ होंगे। उनको रोकने के लिए, यानी उस प्रक्रम को रोकने के लिए, परासरण को रोकने के लिए जितना हम ऊपर से दाब लगाते हैं उसको हम लोग परासरण कहते हैं। विलायक के प्रभाव को रोकने या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए प्रयुक्त दाब को होता है। रोकना चाहते हैं भाई सब, हम चाहते हैं कि नहीं ये काम ना हो, ये काम ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोसेस जो होगी वो ऑस्मोसिस प्रोसेस। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम प्रेशर और बढ़ा दें, और बढ़ा दें, और बढ़ा दिए। अब देखो क्या होगा, ये प्रोसेस प्रेशर और बढ़ा दो, जरूरत से ज्यादा प्रेशर बढ़ा दो तो क्या होगा, प्रोसेस उल्टा चलना स्टार्ट होगा। यानी ये क्या कहलाएगा, देखो ये प्रेशर बढ़ा रहे दिख रहा है आपको, ये देखो ये प्रेशर है, बेसिकली क्या है, ऊपर से एक्स्ट्रा दाब लगाया, तो एक्स्ट्रा दाब लगाएंगे तो किधर की ओर जाना प्रारंभ होंगे, इधर की ओर। बोलो बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक, तो समझ में आ गया, परासरण समझ में आ गया, परासरण दाब समझ में आ गया। ठीक है, नोट करो फिर आगे। ऑस्मोसिस को हमने देख लिया है, तो ऑस्मोसिस में हमने क्या क्या चीजें सीख ली हैं फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में एक ये पात्र है और इस पात्र में हमने क्या कर दिया, इसमें हमने SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो थी उसको हमने इसमें बीच में, ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
इसमें क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। तो ये हमारे पास में हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर हमने क्या कर दिया, 1 बिलियन इस साइड में रख दिया, 1 बिलियन लिखा हुआ है, ठीक है, और 1 बिलियन से लिखा हमने इस साइड में, दोनों की अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो मान लेता हूँ इसकी कंसंट्रेशन मान लेता हूँ C1 कंसंट्रेशन है और इसकी कंसंट्रेशन मान लेता हूँ C2 है, तो C1 इज ग्रेटर देन। तो ये बात यहाँ समझ में आ गई है कि विलायक के कण जो होंगे वही स्थानांतरित होंगे और विलायक के कण दोनों तरफ स्थानांतरित होंगे और दोनों तरफ में हम क्या देखेंगे, नेट देखेंगे, नेट रिजल्टेंट देखेंगे, किधर से किधर की तरफ ज्यादा स्थानांतरित। परासरण को हम ज्यादा स्थानांतरित नेट से ही रिलेट करते हैं, केवल इससे रिलेट नहीं करते कि विलायक के कण किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेट से हम बात करें क्योंकि विलायक के कण इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, क्लियर है। तो तुम लोग अगर कंप्रेशन जब मनाएंगे यहाँ लगाते और जब मनाएंगे यहाँ लगाते नहीं, परासरण इस पर निर्भर करेगी उसके नेट पर। क्या तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक तो बातें समझ तो थोड़ा सा मतलब एनसीईआरटी से लेके चल रहे हैं। जैसे एसपीएम के बारे में मैंने बात की थी, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे पास में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल फॉर्म और एक होती है सिंथेटिक। तो नेचुरल तो बायोलॉजी वाले आप जानते हो, सिंथेटिक में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंथेटिक में दो ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में और इसका क्वेश्चन बन चुका है, सीएमपी में बन चुका है, ठीक है। कौन कौन से दो सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? एक होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है, सेल्यूलोज एसीटेट, क्लियर है। एक होता है सेल्यूलोज एसीटेट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लेते जाइए, ये एग्जांपल बन सकता है। और दूसरा बनता है कॉपर, कॉपर फेरोसाइलेट, कॉपर फेरोसाइलेट, ठीक है। सेकेंड इज कॉपर फेरोसाइलेट, क्लियर है। ये दो एग्जांपल है, इनको ध्यान रखिएगा, Cu2 FeCl का होल, ये दो बातें दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो दोनों होते हैं सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में। आगे चलो अगले पॉइंट पर बात करें। एक और छोटी सी बात है उसको भी ध्यान रख लेते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट था किसने बताया था, ये भी थोड़ा सा एक लॉजिकल पॉइंट है, उसको भी समझ सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है, या ये कह सकते हैं कि परासरण दाब को सही तरीके से मेजर किसने किया था, ठीक है। परासरण दाब का मेजरमेंट किसने किया था, परासरण दाब को किसने व्याख्या की थी, तो वो थे बर्कले एंड हार्टले। इसको बर्कले एंड हार्टले मेथड भी बोलते हैं। मेथड तो हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। बर्कले एंड हार्टले मेथड, क्लियर। बर्कले एंड हार्टले, हार्टले ये थोड़ा भी ठीक है। तो ये नाम भी ध्यान रखना कि किसने किया था भैया ये कार्यक्रम, किसी ने किया था जो हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो ये प्रोसेस है। फिलहाल आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो परासरण दाब को निकाला कैसे जाता है, ज्ञात कैसे किया जाता है, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो परासरण दाब को, परासरण दाब को हम लोग पाई के द्वारा, परासरण दाब को हम लोग पाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात, यहाँ पर पाई यूज किया जाता है, परासरण दाब पाई। और एक सूत्र होता है यहाँ पर, वो होता है पाई इक्वल टू CS, ये फॉर्मूला पाई इक्वल टू CS, ठीक है। पाई तो परासरण दाब हो गया, C क्या होता है, C होती है सांद्रता। इसकी सांद्रता बेटा ये मिलियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में मिलियन की सांद्रता, जिस पर परासरण दाब, जिस पर हम दाब लगा रहे हैं, ठीक है ना, उसकी बात करें, मिलियन की, जिस पर हम लोग दाब लगा रहे हैं, है ना। मिलियन तो दो होंगे ना, परासरण दाब किसका होगा, जिस पर हम दाब लगा रहे हैं, मिलियन की सांद्रता। इसको हम दूसरे पक्ष में हम क्या कह सकते हैं, मोलरता के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। एस जो होता है इसको हम, ये नियतांक होता है, ये नियतांक होता है, और इस नियतांक का मान होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कर लोगे, अरे भाई जो R का मान होता है ना लीटर, वही मान वैल्यू है लीटर एटीएम
लीटर एटीएम केल्विन वर्स, ठीक है। तो लीटर एटीएम केल्विन वर्स, तो भैया ये तो हो गया आपका एस, और टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। यानी फलनदार का मतलब क्या हो गया, आगे बात समझ। हाँ, एक बात मैं अभी बता दे रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा फोकस जरूर करिएगा। यहाँ पर विलियन में जो विलेय दिया हुआ है, इस पर जरूर अभी फोकस करना है कि जो विलेय है ये विद्युत अनअबट्रैक्टिव है, इस बात को ध्यान रखना है, विद्युत अनअबट्रैक्टिव, इस बात को, ठीक है। तो विद्युत अनअबट्रैक्टिव, तो फॉर्मूला समझ में आ गया, y इक्वल टू सी। अच्छा, c को ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, n अपॉन v हो जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, n अपॉन v, ठीक है। अच्छा, एक और बात, पाई का मात्रक क्या होगा, ये भी देखो, पाई का मात्रक क्या होगा, बताओ, पाई का मात्रक क्या होगा, वायुमंडल होगा, क्या होगा, ठीक है ना, एटीएम, तब ठीक है, सॉल्व करोगे तब आएगा। विदाउट यहाँ तक क्लियर है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन फिर आगे कहानी। तो क्वेश्चन हमारे पास में ये है, हमने ले लिया 6% यूरिया सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम। देख लो क्वेश्चन है हमारे पास, 6% यूरिया सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, और टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। और सिंपल सा क्वेश्चन लिया, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ, 6% यूरिया सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं इसकी बात करते हैं, जानते हो आप लोग, बता चुके हैं आपको। ये क्या होगा, वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा भाई, बताओ भाई, वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो फर्स्ट इज वेट ऑफ यूरिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर, कितना हो जाएगा बेटा आपका 100। कोई डाउट यहाँ तक, अरे सबको समझ में आ गया, ठीक है। गैस की वैल्यू उनको बताइए, पानी बताइए। चलो शुरुआत कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई इक्वल टू सी, क्लियर। तो पाई की वैल्यू हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, क्लियर है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सी की वैल्यू n अपॉन v, n अपॉन v का मतलब क्या होगा भाई, c इक्वल टू कितना होगा n अपॉन v, और n का मतलब क्या होगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाई बाय वेट कितना हो गया 6, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 60, वॉल्यूम कितना हो गया 100, अरे हो गया क्लियर। यहाँ हो जाएगा 6 डिवाइड बाय कितना होगा 60 into 100, ऊपर ले लो कितना हो जाएगा, अरे लीटर लोगे कितना होगा 1000, मल्टीप्लाई बाय 0.0821, मल्टीप्लाई बाय टेंपरेचर कितना हो गया 27 प्लस 270, आ गया, उसमें आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पर पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.0821, ये आंसर फाइनल किया। सॉल्व करेंगे सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, वैल्यू दे रखी है, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, सीधा सीधे आपको टेंपरेचर रखना है, 270 से ऐड करना है और सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। चलो नोट करो फिर आगे। एक क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम गिवन है, आयतन 200 ml गिवन है, वेट गिवन है 1.26 ग्राम, और टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन, और पाई की वैल्यू गिवन है 2.57 into 10⁻³ बार। इसका गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर मास ये आर की वैल्यू देखो ये दे रखी है, लीटर बार, बार एटीएम, देखिए तो पाई इक्वल टू CST लगा लेंगे, ये फॉर्मूला हो गया। C इक्वल टू n अपॉन v हो जाएगा, n अपॉन v का मतलब W डिवाइड बाई m इंटू v,
टू है, बताओ कौन सा आंसर आ रहा है। पाई की वैल्यू रखोगे यहाँ पर 2.57, कोई बदलाव नहीं है। वेट 1.26, आयतन वॉल्यूम ये निकालना है। आयतन कितना हो गया, कितना है 200 ml है, लीटर में कन्वर्ट करना हो जाएगा। S की वैल्यू कितनी होगी 0.083, जो दिया है वही रखो। टेम्परेचर कितना हो गया, बताओ बेटा आंसर कौन सा है। कैलकुलेशन करो, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा मेरे हिसाब से 26 दूनी 52, 2 बार जाएगा लगभग, ठीक है। बस सही है, पक्का दिया रहा है। ये देखो यार, कैलकुलेशन करते कैलकुलेशन तो करी लोगे, कोई प्रॉब्लम था, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। फोर्थ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। डाउट यहाँ तक तुम्हारे अकॉर्डिंग है, मुझे बच्चे हो जाएगा क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ तक। और बोलो देखो इधर होता है, दोनों तरफ होता है। आसमान प्रवाह दर के साथ अर्धपारगम झिल्ली के दोनों तरफ है, केवल बिंदु सांता वाले विलयन से होता है, केवल बिंदु सांता वाले विलयन से होता है। समान प्रवाह दर के साथ अर्धपारगम झिल्ली के हाँ ऐसे देखो, समझ में आ गया। किधर होगा, कौन सा आंसर होगा इसमें, तो क्या होगा, दोनों तरफ होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये लो, इस क्वेश्चन को देखो, देखो देखो किस साल का है, बोर्ड लगा दिया मॉड्यूल में, अच्छा मतलब पहले लगा लिया तुम लोगों ने यार बच्चों, तो पढ़ाया तो आज मॉड्यूल में कैसे लगा दिया एडवांस आंसर देख लिया। ये सर वो है ना मोलर मास, वो प्रेशर 10 ग्राम, देखो वेट दे रखा है, ये P1 है, सिंपल क्वेश्चन था। 250 भाई वॉल्यूम दे रखा है, 10 ग्राम यहाँ भी है और 10 ग्राम यहाँ भी है, तो किस पर निर्भर करेगा, क्रॉस वर्क करेंगे। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सांद्रता, देखिए और सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल बटा ठीक है, तो पाई समानुपाती है मोल बटा आयतन। अब वॉल्यूम तो हो गया सेम, तो किस पर डिपेंड करेगा, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जिसका अनुभार ज्यादा होगा उसका पाई ठीक है, उसका पाई कम होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो बताओ आंसर होगा कौन सा, जल्दी बताओ। तो जिसका अनुभार ज्यादा होगा, अनुभार ज्यादा किसका होगा, अनुभार सबसे ज्यादा सुक्रोज का होगा, तो सबसे कम आएगा P3, तो सबसे कम होना चाहिए P3, तो P3 यहाँ भी है और P3 यहाँ भी, और सबसे कम अनुभार अगर देखा जाए तो किसका होगा, यूरिया का होगा, यानी कि P2 होगा उसका होगा, है ना। चलो ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट, अब इसमें एक तो
प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उसको देख लो आप। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे बनाया, एक क्वेश्चन हमने ऐसे बनाया, मैंने कहा 6% यूरिया मिलियन, ठीक है, 6% यूरिया सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम को 6% ग्लूकोज सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम, इन दोनों को मिश्रित कर दिया गया और दोनों से मिश्रित करने पर 1 लीटर विलियन तैयार किया गया। तो समझिएगा, ये लिया 6% यूरिया सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम और 6% ग्लूकोज सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम, दोनों को मिश्रित किया और मिश्रित करके हमने कितना ले लिया, 1 लीटर विलियन तैयार कर दिया। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुल परासरण दाब कितना होगा? ये लिखा, अगर सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, फील आ गया होगा क्या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुल परासरण दाब, तो कैसे निकाल सकते हैं? रास्ता क्या है? देखो रास्ते 2-3 है। पहला रास्ता तो ये है कि एक काम करें, इसका परासरण दाब निकालना है और इसका परासरण दाब निकालना है, अरे हाँ है ना, और दोनों को ठीक, दोनों को लेकिन दोनों को डायरेक्ट छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक गड़बड़ ये होगी कि आयतन कितना कर दिया गया, यहाँ कितने में दिया गया 100 ml, यहाँ कितने में दिया गया, क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ गड़बड़ हो सकती है। एक काम करें, दूसरा तरीका फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CST और C क्या है, N/V आए ना। हम एक काम कर रहे हैं, दोनों के मोल निकाल लें, यहाँ से N1 निकाल लें, यहाँ से N2 निकाल सकते हैं ना, अरे आए ना, दोनों के मोल निकाल। और आयतन कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1 तो हम अगर ऐसे करना है इसको ऐसे लिखते हैं N1 प्लस N2 डिवाइड बाई, क्यों मैंने किया, बचाव के लिए किया, तो आप वैसे भी लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर लेंगे भाई, यहाँ से आप इसका पाई 1 निकाल लो, यहाँ से पाई 2 निकाल लो, दोनों को उठा के जोड़ो, लेकिन उसमें भी एक सूत्र लगाना पड़ेगा, वही मैं बता देता हूँ कौन सा लगाना पड़ेगा। फिर आप ये पहले देख लो, N1 प्लस N2 दोनों के मोल जोड़ दो, डिवाइड बाई V कर दो, मल्टीप्लाई बाई S कर दो, मल्टीप्लाई बाई, छोड़ो आगे एक पोजीशन। दूसरा, अगर हम वैसे जैसे मैं बता रहा था वैसे करने के लिए तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस, यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा 1 पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 कुल। ये समझ में आ गया, कोई डाउट याद है? तो ये तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि बेटर तरीका कौन सा है, बेटर तरीका ये है, यानी कि दोनों के मोल निकाल लोगे ना, तो दोनों के मोल तो निकल जाएंगे वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट से, यहाँ भी निकल जाएंगे वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट से, टोटल वॉल्यूम समझ में आ जाएगा कितना हो जाएगा 1 लीटर। एस की वैल्यू आप रख दोगे, पी कितना है 27 से, तो ये समझ में आ गया, कोई डाउट यार? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। अब अगर मान लेते हैं, ये क्वेश्चन आप हल कर लेना बाद में, अगला अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जिसमें से 2 विलियन ऑलरेडी है हमारे पास, मतलब एक हमारे पास सॉल्यूशन 1 है, एक हमारे पास सॉल्यूशन 2 है, इसका परासरण दाब मान लेता हूं क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पाई 1, वॉल्यूम दे रखा है V1, इसका परासरण दाब दे रखा है पाई 2, वॉल्यूम दे रखा है। अब देखो यहां पर इसलिए कहा गया कि बताओ इसका कुल परासरण दाब कितना है। अब यहाँ पर तो फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हमारी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें वही फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लागू है, तो बता दिया क्या होगा, पाई इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, भी इधर कर दिया भाई, ये कैपिटल पाई V1 प्लस, तो दिमाग लगा लेते आगे वो निकल जाता। जैसे इसमें एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, जैसे 1.2 ATM
ठीक है, 1 मिलियन था उसका परासरण दाब, और यहाँ पर था 2.4 ATM, 1 मिलियन था उसका परासरण दाब। समझ में आ गया? और दोनों के सम आयतन, समान आयतन लिए गए थे, समान आयतन। क्वेश्चन समझना, 1 मिलियन है मतलब ये सोल्यूशन 1 कर दे रहा हूँ दोनों में, और इसको सोल्यूशन 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिए गए। तो 1.2 ATM 2.4 ATM दोनों में मिलियन लिया गया, दोनों को उठा के क्या कर दिया गया, क्लियर, और दोनों किसमें समान आयतन में कर दिया गया। तो बताओ उस कंडीशन पर परिणामी पाई का मान कितना। सिंपल है, सिंपल है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? देखो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू कितना करेंगे, मान लेते दोनों का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, कितना है भाई, तो कितना होगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय औसत टाइम का आगे कितना हो गया है, यहाँ पर यहाँ सॉल्व करोगे कितना होगा, 3.6 डिवाइड बाय कितना हो गया, बोलो कोई डाउट? लेकिन ध्यान रखना, अभी एक बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी बिजली दिया जा रहा है वो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, इस बात को पहले ध्यान रखो। एक भी अगर अपघट्य होगा तो तैयार सकता है, वो आगे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? चलो एक और बात करते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में भी बात ही करेंगे। एक शब्द होता है समपरासारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परेशान करेगा तुमको ये, तो इसको भी अपन इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। चलो भैया आइसोटोनिक की बात करें। देखो शब्द लिखा है समपरासारी, समपरासारी का मतलब क्या हो गया, परासरण, परासरण दाब समान, ये तो हुआ। समपरासारी का मतलब हो गया परासरण दाब, आगे परासरण दाब, यानी कि एक ऐसा मिलियन या एक ऐसा, मतलब ऐसे 2 मिलियन ऐसे कह सकते हो कि एक मान लेते हैं मिलियन, एक है एक दूसरा मिलियन है, ठीक है, इसका हमारा परासरण दाब पाई1 है, इसका परासरण दाब पाई2 है, तो समपरासारी है पाई1 बराबर। बस सिंपल सी बात है, क्या यह परासरण दाब समान है, 2 मिलियनों का परासरण दाब कैसा हो गया, समान हो गया, तो समपरासारी। अच्छा एक चीज सोचो, एक चीज सोचो, यहीं पर डिस्कस कर लेता हूं कि पाई1 बराबर पाई2 हो गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और आएगी, पाई इक्वल टू कितना होता है, CS, अरे होता है कि नहीं? यहाँ पर 2 बातें दिमाग में होनी चाहिए, क्या कि अगर टेम्परेचर, जैसे मान लेता हूं कि अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर समान है, समान है, तो बहुत बढ़िया सी बात है, टेम्परेचर समान है, तो इसको ओपन कर दो, पाई इक्वल टू CST, भाई पाई1 इक्वल टू किससे कर दिया, C1 ST1, यहाँ क्या हो गया, पाई2 इक्वल टू, हम ऐसे कर सकते, भाई S तो ऐसे रहेगा, S तो बदलाव होगा नहीं, और मैं कहता हूँ टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम है, तो C1 इक्वल टू कितना हो गया, C2, D से T1 T1 C2 बराबर होगा तो कट जाएगा, और C1 इक्वल टू C2 होगा, तो C इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन V, इसका मतलब क्या होगा, N1 अपॉन V1 इक्वल टू क्या होगा, दोनों सही जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं, मतलब एक चीज यहाँ पर ये कह सकते हैं, T समान का मतलब क्या होता है, समतापीय, इसका बोल सकते हैं समतापीय, आइसोथर्मल नाम सुना है ना आपने, वो वाली समतापी के लिए, ठीक है। अच्छा अगर दूसरी कंडीशन ले लेता हूं कि T असमान है, असमान, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अरे S से S कट जाएगा, यानी कि C1 T1 इक्वल टू C2, मतलब टेम्परेचर अगर सेम होगा तो भी C1 इक्वल टू C2, N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2 लगा दो, लेकिन अगर टेम्परेचर अलग हो गया वैसे तो होगा, लेकिन क्वेश्चन है कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी किस्मत वैसे टूटी है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम चलते तो लग सकते हो, चलते हाथ पैर तोड़ सकते हो, चलते तुमको कोई ठोक के चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है, या किसी को तुम ठोक के चले उसको नहीं पता चला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो C1 P1 इक्वल टू C2, एक क्वेश्चन
नहीं, एक और बात एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हम यहाँ जो विलियन ले रहे हैं, ये विलियन ले रहे हैं, इसमें भी एक कहानी है, उस कहानी को भी देखिए कि हमने जो 2 विलियन लिए हैं, 2 विलियन में जो विले लिए, यानी कि दोनों के विले विद्युत अनब करते हैं, विद्युत अनब करते हैं। समझ में आया? तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा कि अगर मैंने कह दिया कि सब परासारी है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। phi1 इक्वल टू phi2, then C1 इक्वल टू C2। कोई डाउट नहीं? लेकिन पॉइंट ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक विलियन है, तो मान लेते हैं कुछ जुड़ा है, यहाँ पर विद्युत अनअफेक्टिव है। बात को समझना, विद्युत अनअफेक्टिव। जैसे मान लेता हूँ सपोज यहाँ पर अपन ने यूरिया ले लिया, अनअफेक्टिव, और यहाँ पर जो है अफेक्टिव, यहाँ पर अफेक्टिव, अफेक्ट मान लेता हूँ यहाँ पर NaCl, और हमसे कह दिया कि यार समपरासारी है दोनों, फिर बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि समपरासारी, तो फिर phi1 बराबर phi2 तो रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन C1 C2 के बराबर, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना है कि C1 C2 के बराबर। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे, ये क्या अभी नहीं बताएंगे, समझ में आ गई बात? अभी फिलहाल जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कौन से बनने वाले हैं? ये वाले। समझ में आ गया? ये वाले क्वेश्चन आ गए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी अगले क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने बोल दिया 6% फिर से ले रहा हूं मैं, यूरिया सॉल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये ले लिया। और ये जो है समपरासारी है। मान लेता हूं सपोज दैट यहाँ पर x% हमने यहाँ पर ले लिया ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट बाई। ठीक है, ये इसके साथ में समपरासारी है और टेम्परेचर समान था। ठीक है, इसके साथ में ये समपरासारी है। क्लियर? समपरासारी है, समपरासारी आइसोटोनिक है। तो पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कर लेंगे x का मान हो जाएगा, बोलो ट्राई करोगे? तो सॉल्व किया आपने phi1 इक्वल टू phi2 और phi1 इक्वल टू क्या होता है CST, यानी C1 इक्वल टू C2 करते डायरेक्ट। N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2 करते। N1 इक्वल टू कितना होगा W1 डिवाइड बाय M1 V1 होगा, W2 डिवाइड बाय कितना होगा M2 V2 होगा। वेट कितना हो गया अपने पास में 6, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया 60, वॉल्यूम कितना हो गया 100। वेट निकालना है, इसको x मान लेते हैं। ग्लूकोज कितना होता है 1 into वॉल्यूम कितना हो गया, आधे खत्म, 10 हो गया। आ गया बेटा, सिंपल है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? आइसोटोनिक समतापी आइसोटोनिक समपरासारी क्लियर कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन। यहाँ 6% फिर से मैंने यूरिया सॉल्यूशन ले लिया है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम ले लिया। इसको समपरासारी कर रहे हैं, समपरासारी इसको कर रहे हैं। 10% अज्ञात, कोई अज्ञात ले लिया मैंने, विलियन वेट बाई वॉल्यूम अज्ञात ले लिया। किसी अज्ञात का विलियन है तो इस अज्ञात का अनुभाग चाहिए। क्वेश्चन लिखने से प्रैक्टिस करना, रोज ऐसा हो
पेपर तक ऐसा हो जाए, है कि नहीं होगा? श्वास श्वास तोड़ोगे, हाँ होगा। तो पाई 1 इक्वल टू क्या होगा? पाई 2, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, यानी कि भाई d1 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 60 इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई m हो जाएगा। कैसे याद हो गया? 10 हो गया। m इक्वल टू समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आपके सामने ये सम पर आसानी पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको ध्यान। चल अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन क्या है, एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। क्यों पढ़ते हैं इसको पता नहीं होता, बायोलॉजी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में इसका लेना देना कुछ नहीं है। बायोलॉजी में जानते होंगे हाइपरटोनिक है। तो क्या होता है हाइपर? मतलब पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें दोनों में समझ लेते हैं। जो ज्यादा होगा वो हाइपर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। और जो कम होगा, ठीक है। ये अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, मैंने लिखा है ऐसे समझने के लिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं? हाइपो मतलब अल्प या निम्न, अल्प बोलते हैं, ठीक है। ये हाइपो और हाइपर। विदाउट यहाँ तक समझ में आ गया? फटाफट नोट करो।